जैक और सान टेलर एक पुरानी विक्टोरियन हवेली के सामने ट्रक पार्क करते हैं। जैक उस इमारत को देखकर बहुत खुश होता है। उसे वो सुंदर और इतिहास से भरी लगती है। सान दूसरी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो अपने सेल फोन में बहुत बिजी है। जैक उससे सीढ़ियां चढ़ने को कहता है और समझाता है कि मालिक घर को उसके पुराने गौरवशाली दिनों जैसा बनाने के लिए मरम्मत करवाना चाहते हैं। सान ज्यादा दिलचस्पी न दिखाते हुए बस पूछता है कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। जैक जवाब देता है कि पहला कदम बिजली फिर से चालू करना है। दोनों तहखाने में उतरते हैं और सर्किट ब्रेकर बॉक्स ढूंढते हैं। जैक लाइटें जलाता है और दीवार पर एक पुराना उपकरण देखता है, एक अजीब और असामान्य बैरोमीटर। जब वो उस चीज को देख रहा होता है, सान को अपने सेल फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो बाद में खाली है। वो जैक ही से पूछता है कि उन्हें कितनी देर काम करना है, क्योंकि उसकी उस रात के लिए योजनाएं हैं। बाद में सान एक बार में फ्रांसिस नाम की एक महिला से मिलता है। वो देर से आने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसका भाई घर पर ही रुका हुआ है। फ्रांसिस को यह सुनकर अजीब लगता है और वो वजह पूछती है। सान समझाता है कि जैक के साथ निपटना मुश्किल हो गया है, खासकर अपनी पार्टनर के साथ एक बच्चे को गोद लेने के बाद। फ्रांसिस दिलचस्पी दिखाती है और सान अपने भाई के परिवार की एक तस्वीर दिखाता है। अगली सुबह फ्रांसिस सान को वापस पुरानी विक्टोरियन हवेली तक ले जाती है। जैक पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए जैक पूछता है कि क्या भाई ने कभी घर की मरम्मत के कारोबार में जाने के बारे में सोचा है। सान जवाब देता है कि नहीं, उसकी दूसरी योजनाएं हैं। जैक जोर देता है कि अब जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से लेने का समय है। वो याद दिलाता है कि सान की आखिरी बड़ी योजना गैराज सेल में रॉनवेगर का एक दुर्लभ बेसबॉल कार्ड ढूंढना थी, ये सोचकर कि वो इससे अमीर बन सकता है। सान हंसता है और कहता है कि वो अभी भी इस विचार पर विश्वास करता है, लेकिन जैक नहीं मानता। वो चाहता है कि उसका भाई जिंदगी में एक असली दिशा ढूंढे। जल्द ही वे घर पर काम करना शुरू कर देते हैं। पुरानी लकड़ी को रेतते हैं, फर्श से क्षतिग्रस्त तख्तों को हटाते हैं, ढीले पेंच कसते हैं। दिन जल्दी बीत जाता है क्योंकि वे कड़ी मेहनत करते हैं और सूरज क्षितिज में गायब होने लगता है। मरम्मत के दौरान सान को कुछ अजीब मिलता है। फर्श के नीचे छिपा हुआ एक छोटा धातु का हैंडल। वो उसे खींचता है और एक गुप्त डिब्बे का पता चलता है। अंदर उसे धूल से ढका एक पुराना बिस्कुट का डिब्बा मिलता है। खोलने पर उसे लेबल पर कैब शब्द वाले माचिस और एक बहुत सुंदर महिला की धुंधली तस्वीर मिलती है। तस्वीर उसे अजीब तरह से जानी पहचानी लगती है। इससे पहले कि वो टिप्पणी कर पाता, सायरन बजने लगते हैं जो एक बड़े तूफान के आने की चेतावनी देते हैं। जैक और सान औजार इकट्ठा करने और सब कुछ घर के अंदर ले जाने के लिए दौड़ते हैं। अचानक बिजली चली जाती है। सान तहखाने में पैनल की जांच करने की पेशकश करता है। नीचे जाते ही एक तेज और तीखी आवाज पूरे कमरे में भर जाती है। ये इतनी तीव्र होती है कि सान घुटनों पर गिर जाता है, अपने कान ढंक लेता है। बैरोमीटर का सूचक अनियंत्रित रूप से घूमने लगता है। उसके सिर में दर्द होता है। आवाज उसके दिमाग पर हावी होती हुई लगती है और फिर खामोशी। सान देखता है कि पैनल फिर से काम करने लगा है। वो जैक को बताने के लिए दौड़ता है, लेकिन जब वो मुख्य मंजिल पर पहुंचता है तो कुछ अविश्वसनीय हो चुका होता है। घर अब टूटा हुआ नहीं है, अब वो पूरा नया और पूरी तरह से सुसज्जित है। कुछ न समझते हुए सांड कमरे में घूमता है और किसी को पियानो बजाते हुए गाना गाते हुए सुनता है। सांड पियानो की आवाज का पीछा करता है और एक कमरे में जाता है। वहां वो एक युवा महिला को एक सुंदर पोशाक पहने हुए देखता है। वो उसे आईने के प्रतिबिंब में देखती है और डर कर अपना बचाव करने के लिए एक फूलदान पकड़ लेती है। उसी पल सांड उसे पहचान जाता है। ये वही महिला है जो उसे बिस्कुट के डिब्बे के अंदर मिली पुरानी तस्वीर में थी। एवलिन नाम की लड़की उसे तुरंत चले जाने के लिए कहती है। वो मानती है कि सान बैंक से कोई है जो उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। सान खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वो और उसका भाई जैक जगह की मरम्मत कर रहे थे, लेकिन एवलिन उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती। इसके बजाय वो उसे घर में पीछा करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो सीढ़ियों से भागता है, जैक को बुलाता है। इससे पहले कि कुछ बुरा हो, उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। जल्दी में एवलिन सान को पीछे के दरवाजे से भागने की सलाह देती है। वो कहती है कि अगर वो सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ उससे भी ज्यादा सख्त है। सान ठीक उसी समय भागने में कामयाब हो जाता है जब एवलिन की मां घर में आती है। महिला पूछती है कि क्या उसकी बेटी के साथ कोई था। एवलिन बिना झिझके जवाब देती है कि नहीं। मां फिर मुस्कुराती है और उसे एक ड्रेस का बॉक्स देती है। कहती है कि ये उसके मंगेतर विलियम का तोहफा है। एवलिन से कहती है कि वो कपड़े पहनकर देखे ताकि सगाई के लिए सब कुछ सही रहे। इस बीच सान आसपास की सड़कों पर चलता है। वो इमारतों, लोगों के कपड़ों को देखता है और महसूस करता है कि सब कुछ किसी और जमाने का लगता है। एक गली के साइन बोर्ड के पास आने पर वो लिखी हुई साल 1919 देखकर हैरान हो जाता है। घर वापस आकर एवलिन अपनी मां की गैर मौजूदगी का फायदा उठाती है और दीवार के अंदर छिपी हुई कुछ रिकॉर्डिंग हटाती है। वो उनमें से एक को ग्रामोफोन पर रखती है और धीरे धीरे गाना गाती है, लेकिन माँ लौट आती है और उसे चौंका देती है। छिड़कर वो एवलिन को रिकॉर्डिंग देने का हुक्म देती है। उसे याद दिलाती है कि विलियम को उस तरह का संगीत पसंद नहीं है। एवलिन विरोध करने की कोशिश करती है और कहती है कि रिकॉर्डिंग उसकी है। माँ पलटवार करती है, कहती है कि एम्मेट के बिना अब कोई पैसा नहीं है और भविष्य सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका विलियम से शादी करना है। हिचकिचाने के बाद एवलिन आखिर मान जाती है और रिकॉर्डिंग दे देती है। उसी पल सान आता है और एम्मेट के दोस्त के रूप में अपना परिचय देता है। वो कहता है कि उसने उसे रिकॉर्डिंग उधार दी थी और वो बस उन्हें वापस
वापस लेने आया है। झूठ को पक्का करने के लिए एवलिन कहती है कि सान डॉक्टर है और उसने एममेट के साथ पढ़ाई की है। माँ मान जाती है और डिस्क दे देती है। जैसे ही वो जाती है, एवलिन डिस्क सान को वापस कर देती है और मदद के लिए शुक्रिया कहती है। एवलिन उत्सुकता से पूछती है कि वो क्या ढूंढ रहा है। सान फिर सच बताता है, कहता है कि वो साल 2019 से आया है और अपने समय में वापस जाने की कोशिश कर रहा है। एवलिन हंसती है, सोचती है कि ये सब मजाक है। साबित करने के लिए सान अपनी पुरानी तस्वीर दिखाता है, वही जिसमें वो है। एवलिन हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी अपनी कोई तस्वीर नहीं खींची थी। सान बस कहता है कि ये अभी होना बाकी है और पूछता है कि क्या उस घर में कभी कुछ अजीब हुआ है। एवलिन बताती है कि दादाजी ने 40 साल पहले ये घर बनाया था और सुझाव देती है कि सान उनसे सीधे बात करे क्योंकि वो उस रात पार्टी में मौजूद होंगे। बाद में एवलिन सान को पार्टी में ले जाती है और दादाजी वॉरेन से मिलवाती है। सान देर नहीं करता और पूछता है कि क्या बेसमेंट में कुछ अजीब है, खासकर तूफानों के दौरान। वॉरेन तुरंत जवाब नहीं देते, लेकिन हैरी बैरेट नाम का एक आदमी पास आता है और कहता है कि अजीब आवाजें हो सकती हैं क्योंकि बिजली गिरने पर तापमान बहुत गिर जाता है। सान और पूछने की सोचता है, लेकिन विलियम एवलिन को बुलाता है तो वो रुक जाता है। विलियम अपना ग्लास उठाकर एक टोस्ट करता है और तुरंत उसे नाचने के लिए बुलाता है। एवलिन मान जाती है और उसकी ओर बढ़ती है, जबकि पियानो पर एक प्यारी धुन बजने लगती है। नाचते हुए विलियम कहता है कि उसने एवलिन के लिए एक फोटो सेशन बुक किया है। उसी पल उसे सान के साथ हुई बात याद आती है और वो समझ जाती है कि यह पल आने वाला है। जब संगीत खत्म होता है तो मेहमान जोश से तालियां बजाते हैं। एवलिन फिर सान के पास आती है और मानती है कि वो तस्वीर के बारे में सही था। सान पुष्टि करता है, लेकिन याद दिलाता है कि उसे अभी भी तूफान के दौरान होने वाली आवाजों के बारे में हेनरी से बात करनी है। एवलिन जवाब देती है कि हेनरी पहले ही जा चुका है और फिर उसे टहलने के लिए बुलाती है। सान मान जाता है। दोनों शांत सड़कों पर चलते हैं, जबकि एवलिन उत्सुकता से सान के दुनिया के बारे में सवाल पूछती है। वो आधुनिक लाउडस्पीकरों के बारे में बताता है और कैसे वो पूरे घर में संगीत सुनने की अनुमति देते हैं। मोहित होकर एवलिन मुस्कुराती है और कहती है कि वो किसी दिन ये सुनना पसंद करेगी। चलते चलते सान एक छोटे से बार के सामने रुकता है। वो जगह उसे जानी पहचानी लगती है, लेकिन वो वजह नहीं बता पाता। एवलिन बताती है कि ये एक गुप्त क्लब है और अंदर जाने के लिए सही पासवर्ड बताना पड़ता है। वो अंदर जाते हैं और सान को वो डिटेल याद आती है और वो बारमैन को कैब शब्द बताता है। वो आदमी पुष्टि करता है और उन्हें एक छिपे हुए दरवाजे तक ले जाता है। सीढ़ियों से उतरकर उन्हें एक जीवंत माहौल मिलता है जहां बहुत से लोग खुशनुमा संगीत पर नाच रहे होते हैं। सान काउंटर पर ड्रिंक्स ऑर्डर करता है और इंतजार करते हुए उसे माचिस की एक डिब्बी दिखती है जो उसे घर में मिली थी। वो उसे चुपचाप उठा लेता है और जेब में रख लेता है। तभी वो एवलिन को नाचते हुए देखता है और उसे डांस फ्लोर पर अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाता है। दोनों क्लब की गर्म और जीवंत रोशनी में एक साथ नाचते हैं। जब संगीत खत्म होता है तो सान एवलिन को गाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो हिचकिचाती है, लेकिन वो एक सिक्का उछालने का प्रस्ताव रखता है। वो जीत जाता है और संगीतकारों से बात करता है, उसके लिए एक मौका मांगता है। फिर वो एवलिन को स्टेज पर जाने का इशारा करता है। जैसे ही वो गाना शुरू करती है, उसकी आवाज सभी को हैरान कर देती है, यहाँ तक कि एवलिन को भी। अंत में दर्शक तालियों से गूंज उठते हैं। बाद में क्लब से बाहर निकलते हुए सान प्रदर्शन की तारीफ करता है और कहता है कि वो प्रभावित हुआ। एवलिन मुस्कुराती है और जवाब देती है कि असल में वो दर्शकों पर ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि किसी और चीज पर। उसी पल एवलिन की माँ आती है और देर तक बाहर रहने के लिए दोनों को डांटती है। सान समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी सुनती नहीं और एवलिन को लेकर चली जाती है। अगली सुबह सान तूफान के बारे में बात करने के लिए हेनरी को ढूंढता है। हेनरी एक बैरोमीटर दिखाता है और बताता है कि पिछले तूफान से पहले सुई नीचे गिर गई थी। सान देखता है कि जो बैरोमीटर उसने तेजी से घूमते हुए देखा था, वो इस तरह काम नहीं कर रहा था। हेनरी फिर कहता है कि ये एक दुर्लभ तूफान, जिसे डेरेचो कहते हैं, का नतीजा था और एक बार तो इसने उसके खलिहान के दरवाजे भी उखाड़ दिए थे। सान बैरोमीटर उधार मांगता है, बदले में दरवाजे ठीक करने की पेशकश करता है। हेनरी मान जाता है। थोड़ी देर बाद सान एवलिन से मिलता है, जो यात्रा की तैयारी कर रही है। वो जोर देती है कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन सान जवाब देता है कि शायद उसे 2019 में वापस जाने का रास्ता मिल गया है। एवलिन पूछती है कि उसे दूर क्यों रहना चाहिए। सान समझाता है कि वो एक ऐसी जिंदगी जीने का हकदार है जहां वो तय कर सके कि वो किससे शादी करना चाहता है। उसकी बातों से प्रभावित होकर एवलिन हिचकिचाती है, लेकिन आखिर में उसे चूमती है। याद दिलाती है कि उसकी शादी विलियम से 10 दिन बाद है। एक नया तूफान आने वाला है। सान बैरोमीटर को तहखाने में रखता है और सही पल का इंतजार करता है। एवलिन दूसरी तरफ विलियम के साथ रहती है, लेकिन सान के साथ गुप्त रूप से मिलने के लिए समय निकालती है। रात में वो शांत पल साझा करते हैं, भले ही जानते हैं कि समय कम है। एक रात विलियम सान को घर से जाते हुए देखता है और उस पर शक करने लगता है। बाद में एवलिन फोटो सेशन के लिए अपनी शादी का गाउन पहनती है। वो चुपचाप रहती है जबकि कैमरा क्लिक
करता है जब तक कि बिजली कड़कती नहीं। अजीब महसूस करते हुए वो सांड को ढूंढने के लिए तहखाने तक दौड़ती है। दोनों बैरोमीटर का एक साथ इंतजार करते हैं, लेकिन तभी विलियम अपने आदमियों के साथ आता है। विलियम दोनों को तहखाने में पकड़ लेता है। गुस्से में वो एवलिन पर बेवफाई का आरोप लगाता है। तभी वो हिम्मत जुटाती है और कबूल करती है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, सगाई सिर्फ पैसों के लिए थी। चिढ़कर विलियम उसे जबरदस्ती घसीटता है, जबकि उसके आदमी सांड पर हमला करते हैं। उसे जमीन पर घायल छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद बैरोमीटर घूमने लगता है और सांड गायब हो जाता है, वर्तमान में लौट आता है। हैरान सांड सीढ़ियां चढ़ता है, एवलिन को पुकारता है, लेकिन उसकी जगह उसे जैक मिलता है। वो समझ जाता है कि वो अपने समय में वापस आ गया है और हताश होकर वो सब कुछ बताता है जो उसने अनुभव किया। माचिस की डिब्बी को सबूत के तौर पर दिखाता है। जैक को यकीन नहीं होता, लेकिन सांड जोर देता है कि उसे एवलिन के साथ रहने के लिए वापस जाना होगा। भाई के दृढ़ संकल्प को देखकर जैक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। बाद में सांड इंटरनेट पर 1919 के तूफान के बारे में खोज करता है और यह जानकर तबाह हो जाता है कि एवलिन लापता लोगों की सूची में है। वो एक रिपोर्ट सुनता है जिसमें कहा गया है कि डेरेचो जैसा तूफान अगले 10 या 15 सालों में शायद वापस नहीं आएगा। वो समझ जाता है कि ये उसका एकमात्र मौका है। जैक उसे रात के खाने के लिए बुलाता है, लेकिन सांड मना कर देता है। पास रहने के लिए दृढ़ है। उसी पल सायरन बजने लगते हैं। वो तहखाने तक दौड़ता है और एक बार फिर बैरोमीटर उसे अतीत में ले जाता है। ऊपर आकर उसे घर पहले से ही आधुनिक और एक पार्टी के लिए तैयार मिलता है। एक केक और एवलिन और सांड नाम के एक लड़के के नाम का बैनर लगा है। एक आवाज का पीछा करते हुए वो एवलिन को बच्चे के लिए गाते हुए देखता है। भ्रमित वो चुपचाप देखता है जब तक कि घबरा नहीं जाता। तहखाने में वापस भागता है और वर्तमान में लौट आता है। जैक को सब कुछ बताते हुए वो दावा करता है कि एवलिन और उसका बेटा भविष्य में मौजूद है, लेकिन तहखाना इस भाग्य को रोक रहा है। जैक उसे बाधा हटाने में मदद करने के लिए सहमत होता है, बशर्ते सांड डॉक्टर को ढूंढे। वे काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सांड जैक को एक कमरे में बंद करने का फैसला करता है और अकेले ही अतीत में वापस चला जाता है। इस बार उसे तहखाना पानी से भरा हुआ और एवलिन गायब मिलती है। वो उसे विलियम के घर में ढूंढता है। दोनों एक साथ भागते हैं और तहखाने में वापस आकर तूफान से बना एक भंवर पाते हैं। जब वो पार करने की कोशिश करते हैं तो एक बीम गिरती है और सांड की टांग फंस जाती है। वो एवलिन से अकेले भागने के लिए कहता है, याद दिलाता है कि वो पहले ही भविष्य में अपने बेटे के साथ उसे सुन चुका है। वो कहता है कि अगर वो रुकी तो वो बच्चा जीवित नहीं बचेगा। एवलिन उसे छोड़ने से मना करती है, उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल जाती है। उसका हाथ पकड़े हुए सांड आंखों में आंसू लिए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर तुम्हें छोड़ना होगा। वो धारा में बह जाती है और होश आने पर देखती है कि वो वर्तमान में वापस आ गई है। हताश एवलिन सांड को घर में ढूंढती है पर नहीं मिलता। जैक उसे चुपचाप देखता है और धीरे धीरे समझ जाता है कि क्या हुआ। बाद में वो उसे सूखे कपड़े देता है और कहता है कि सांड हमेशा उसके बारे में बात करता था। एवलिन पूछती है कि वो ठीक ठीक क्या कहता था और जैक जवाब देता है, सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि जिस तरह से वो बात करता था। वो ये भी बताता है कि सांड हमेशा उसके गाने और उसके पुराने रिकॉर्ड का जिक्र करता था। एवलिन प्यार से मुस्कुराती है और कबूल करती है कि जिस दिन वे मिले थे उसने रिकॉर्ड दीवारों में छिपा दिए थे। जैक फिर उन्हें ढूंढने का सुझाव देता है। साथ में वे एक पैनल हटाते हैं और सांड के 2 खत पाते हैं, एक उसके लिए और एक उसके लिए। एवलिन अपना अकेले पढ़ती है। उसमें सांड बताता है कि वो जीवित रहा, कि तूफान कभी वापस नहीं आया और उसे अतीत में रहते हुए शांति मिली। वो उससे आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि उसकी जिंदगी अभी भी उसका इंतजार कर रही है। जैक का खत छोटा पर सीधा है। अपनी खुद की घर बनाने का समय है। लिफाफे के अंदर रॉन्स हैगनर का दुर्लभ कार्ड भी है जिसकी कीमत लाखों में है। 1919 में हम सांड को एवलिन की तस्वीर और माचिस को बिस्कुट के डिब्बे में छिपाते हुए देखते हैं, उसे चिमनी के पीछे रखते हुए। समय के साथ वो अपनी खुद की निर्माण कंपनी खोलता है और उस युग में शांति पाता है। वर्तमान में एवलिन का बेटा पूछता है, सीढ़ियों पर कोई है? वो जवाब देती है कि नहीं, लेकिन जब वो अकेली लौटती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वहां कोई नहीं है पर सांड का प्यार उसकी यादों में जिंदा रहता है। कहानी की नैतिकता हमें दिखाती है कि सच्चा प्यार उस समय पर निर्भर नहीं करता जिसमें कोई रहता है, बल्कि उन विकल्पों पर निर्भर करता है जो हम अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए करते हैं। सांड को अतीत में शांति मिलती है और एवलिन आगे बढ़ना सीखती है, जो उन्होंने जिया उसे भूले बिना।